हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। आज मैं आपको आरबीआई बैंकिंग और फाइनेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बताऊंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं और आप इन करंट अफेयर्स को ध्यान से सुने। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप इनको ध्यान से सुने और आप इन्हें रिवाइज ज़रूर करें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आज के करंट अफेयर्स की पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अप्रैल। आरबीआई का इस्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935 को प्रोविज़न ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हुआ। आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस पहले कोलकाता में स्थापित किया गया था। बाद में इसे 1937 में परमानेंटली मुंबई में मूव कर दिया गया। सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर बने। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने? तो इसका जो जवाब है वो सर ओसबोर्न स्मिथ, जो कि आरबीआई के पहले गवर्नर बने। और एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस पहले कहाँ पर था और बाद में इसे कहाँ मूव कर दिया गया? आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस है वो पहले कोलकाता में था और बाद में इसे 1937 में परमानेंटली मुंबई में मूव कर दिया गया। और इस बैंक का जो कॉन्स्टिट्यूट है वो शेयर होल्डर बैंक के रूप में किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है और यह कंट्री की मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करने और कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मैनेज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी इसको प्रमोट करने वाली मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। इसकी स्थापना प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक के रूप में रुपये 5 करोड़ कैपिटल के साथ की गई थी। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्चेस व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने नई दिल्ली में अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस लॉन्च की, जिससे कस्टमर को अपने मोबाइल फ़ोन पर बैंकिंग सर्विसेज तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो सके। न्यू व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल कस्टमर को व्हाट्सएप पर बैंक से कनेक्ट और रेंज ऑफ सर्विसेज तक पहुंचने में अनेबल होगा, जिसमें डोर स्टेप सर्विसेज का अनुरोध करना होगा और इसमें नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को ढूंढना और बहुत कुछ शामिल है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आरबीआई रिलीजेज डाटा ऑन इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन फॉर द एंड ऑफ दिसंबर 2022। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2022 के अंत में इंडिया की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन पर डिटेल शेयर की है। डाटा के अनुसार अक्टूबर और दिसंबर 2022 के बीच इंडिया में नॉन रेजिडेंट्स के सूद दावों में $12 बिलियन की गिरावट आई। दिसंबर 2022 के अंत तक $374.5 बिलियन पर पहुंच गया। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यूपीआई प्रोसेसेस 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शन इन मार्च, हाईएस्ट एवर सिंस इंसेप्शंस। अकॉर्डिंग टू डाटा, इंडिया के प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने फिस्कल ईयर 2022-23 के अंत में एक नया रिकॉर्ड बनाया। मार्च 2023 में यूपीआई ने 14.05 ट्रिलियन मूल्य के 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शन की एक ऐतिहासिक ऊंचाई दर्ज की है। यह अचीवमेंट अपनी स्थापना के बाद से यूपीआई के लिए एक और माइलस्टोन है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाईलाइट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी 27वीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लचीलेपन और जोखिमों का असेसमेंट प्रेजेंट किया गया है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ एंड चैलेंजेस के बावजूद इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल के द्वारा रोबस्ट ग्रोथ डिस्प्ले कर रही है।
बैंकिंग सेक्टर ने एडवांस इकोनॉमी द्वारा अनुभव की गई उथल पुथल को मात देते हुए एक अच्छा प्रदर्शन किया है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आरबीआई गवर्नर लॉन्चेस फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने रिसेंटली अंतर्दृष्टि नामक एक नई फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड का खुलासा किया है। डैशबोर्ड का एम वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करना और रिलेवेंट डाटा को कैप्चर करके फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। यह पहल मल्टीपल स्टेक होल्डर को शामिल करते हुए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए आरबीआई की कमिटमेंट को और मजबूत करती है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेंड प्रेजेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद सब ऑफिस इन कोहिमा, प्लान ऑफिस इन ईटानगर। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक सब ऑफिस खोलकर नॉर्थ ईस्ट भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम के साथ आरबीआई का लक्ष्य रीजन में अपनी रीच को एक्सपेंड करना और लोगों की फाइनेंशियल नीड को बेहतर ढंग से पूरा करना है। इसके अतिरिक्त सेंट्रल बैंक ने नॉर्थ ईस्ट में अपने ऑपरेशन को बढ़ाने की अपनी कमिटमेंट को प्रदर्शित करते हुए ईटानगर में एक ऑफिस इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपडेट अलर्ट लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ नॉट ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जनता को सावधान करने के लिए अपनी अलर्ट लिस्ट को अपडेट किया है। इस अलर्ट लिस्ट में शुरू में 34 एंटिटीज़ शामिल थी, अब 8 एडिशनल नामों को शामिल करने के लिए एक्सपेंड की गई है, जिसमें से 8 एंटिटीज़ के नाम है। इसमें से पहली एंटिटीज़ है क्यों एफएक्स मार्केट, दूसरी विन ट्रेड और तीसरी गुरु ट्रेड 7 लिमिटेड और चौथी ब्रिक ट्रेड, पाँचवीं रोबिक ट्रेड, छठी ड्रीम ट्रेड, सातवीं मिनी ट्रेड और आठवीं ट्रस्ट ट्रेड। ये 8 एंटिटीज़ इसमें शामिल की गई है एक्सपेंड करने के लिए। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूपीआई ट्रांजैक्शन रीच रिकॉर्ड हाई ऑफ 14.3 रुपीज़ ट्रिलियन इन मई 2023। इंडिया में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन मई 2023 में अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक बढ़ गया, जिसमें टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ 14.3 ट्रिलियन एंड वॉल्यूम ऑफ 9.41 बिलियन थी। यह अप्रैल के पिछले महीने के कंपेयर में जो वैल्यू है वो तो 2% इंक्रीज़ और जो वॉल्यूम है वो 6% इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन में सर्ज एक ऐसे समय में आया जब इंडियन गवर्नमेंट एक्टिवली डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रही है और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के अंदर वेरियस टैक्स कलेक्शन लाने का एम रखती है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस गेट्स IRDAI नोड फॉर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। इसमें कनाडा स्थित फेयरफैक्स ग्रुप द्वारा समर्थित और पहले से ही जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही कंपनी गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को भारत में अपना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है। हाल ही में मंजूरी से इंडियन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में इंश्योरर की कुल संख्या 26 हो गई। इसके अतिरिक्त गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने की प्लानिंग बना रहा है और उसने पहले ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि फाइनेंस सेक्टर में अब तक की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप इस न्यूज़ को 100% ज़रूर करें। SBI प्रेजेंट रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिविडेंड चेक ऑफ ₹5,740 करोड़ टू फाइनेंस मिनिस्टर।
इसमें कंट्री के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को 5,740 करोड़ रुपए का डिविडेंड चेक पेश किया है। डिविडेंड का पेमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी की उपस्थिति में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा द्वारा दिया गया। यह डिविडेंड अमाउंट एसबीआई द्वारा किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत सरकार को दिया गया अब तक का सबसे अधिक डिविडेंड है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, आधार बेस फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन रीचेज 10.6 मिलियन इन मई। अकॉर्डिंग टू डाटा, मई में आधार बेस फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ब्रेकिंग उछाल इस तरीके से आया है। इस टेक्नोलॉजी की यह बढ़ती एक्सेप्टेंस को और पॉपुलैरिटी को उजागर करता है। इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो मई तक 10.6 मिलियन तक पहुंच गई। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा इंट्रोड्यूस यूपीआई कैश विड्रॉल फैसिलिटी एट एटीएम्स। इसमें प्रोमिनेंट पब्लिक लेंडर बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी लॉन्च की है। यह इनोवेटिव सर्विस ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज करके एटीएम से पैसे निकालने की अनुमति देता है, जिससे फिजिकल कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। एटीएम पर यूपीआई कैश विड्रॉल की शुरुआत ग्राहकों को अपने धन तक पहुंचने का एक सिंपल, कन्वीनिएंट और सिक्योर तरीका प्रदान करती है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आप इस न्यूज़ को भी 100% ज़रूर करें और आप इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कर सकते हो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि इससे उन सभी की रिवीजन हो सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस 100 डेज 100 पेज कैंपेन फॉर रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया है, जिसका एम 100 डेज की अवधि के भीतर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक बैंक की टॉप 100 अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाना और उसको सेटल करना है। यह अभियान बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम डिपॉजिट की मात्रा को कम करने और ओनर और क्लेमेंट्स को उनके राइटफुल रिटर्न इंश्योर करने के लिए आरबीआई के ऑनगोइंग एफर्ट्स का एक पार्ट है। इस अभियान के लॉन्च के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आशा है कि वह इशू ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट पर ध्यान आकर्षित करेगा और रिजोल्व करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। इसमें जो अनक्लेम डिपॉजिट है वह किसे कहा जाता है? अनक्लेम डिपॉजिट उन फंड्स को कहा जाता है जो 10 साल या उससे अधिक टाइम के लिए अनटच्ड और इनएक्टिव रहे हो। जब ऐसी डिपॉजिट कोई एक्टिविटी प्रदर्शित नहीं करती तो बैंक इस फंड को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसे आरबीआई द्वारा मेंटेन्ड किया जाता है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, रेगुलेटर डायरेक्ट एसबीआई लाइफ टू टेक ओवर सहारा लाइफ पॉलिसीज़। इसमें इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएट इफेक्ट से सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसको संभालने का निर्देश दिया है। सहारा लाइफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन करने में फेल हो गई और पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में असफल रही। और इसमें ये जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है ये कुछ इस तरीके से है। इसमें सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके निर्देशों का पालन करने में असफल हो गई, इसलिए पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में यह असफल रही। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा टू रिड्यूस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शेयर होल्डिंग फॉर एटलीस्ट 661 रुपये करोड़। इसमें गवर्नमेंट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में अपनी ओनरशिप का एक हिस्सा बेचने की घोषणा की।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंटरेस्टेड खरीदारों को एक्सचेंज में अपने हिस्सेदारी के लिए बोलियां जमा करने के लिए आमंत्रित करते हुए एक फाइल जारी की है। प्रस्तावित नीलामी में मिनिमम प्राइस 3,150 पर शेयर तय किया गया है, जिससे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य 1,56,000 करोड़ होगा। यह मूल्यांकन उसके कॉम्पिटिटर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अधिक है, जिसका मूल्य 7,790 करोड़ है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, ये न्यूज़ भी अब तक की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो आप इस न्यूज़ को भी ज़रूर ध्यान से सुने। फेडरल बैंक लॉन्चेज आई एम अदर इज मी कैंपेन इन चेन्नई। फेडरल बैंक ने लोकल कम्युनिटी की रिच कल्चर और स्टोरी को सेलिब्रेट करने के लिए चेन्नई में मैं अदर हूँ, अदर मैं हूँ इस टाइटल से एक यूनिक कैंपेन शुरू किया है। यह अभियान एंटायर बैंक ब्रांच को लोकल स्टोरी के म्यूजियम में बदल देता है, जो अदर को स्पेशल बनाने वाले व्यक्तियों के संघर्ष और जीत को प्रदर्शित करता है। दीवारों पर सजी वाइब्रेंट पेंटिंग्स और 40 समोक स्टोरीज वाली एक विशेष प्रदर्शनी के साथ कैंपेन का एम अदर के सार को पकड़ना है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आरबीआई एक्सपेंड स्कोप ऑफ ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम इंक्लूड इंश्योरर एज पार्टिसिपेंट्स। इसमें आरबीआई ने इंश्योरेंस कंपनी को स्टेक होल्डर के रूप में भाग लेने की अनुमति देकर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम का उद्देश्य माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के कैश फ्लो में सुधार करना और ट्रेड रिसीवेबल के फाइनेंसिंग में ट्रांसपेरेंसी और कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करना है। दिसंबर 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए ट्रेड रिसीवेबल के फाइनेंसिंग की सुविधा के उद्देश्य से ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के लिए गाइडलाइन इंट्रोड्यूस की। तब से 3 एंटिटीज़ ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म का संचालन कर रही है, जो एनुअली लगभग 60,000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करती है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आरबीआई नोटिफाई 4 की मेजर्स टू स्ट्रेंथन 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर देश में 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 4 क्रूशियल मेजर इंट्रोड्यूस किए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को अचीव करने के उद्देश्य से यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और आरबीआई के गवर्नर के बीच डिटेल डिस्कशन के बाद इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, इंडिया टॉप डिजिटल पेमेंट रैंकिंग ग्लोबली शोज गवर्नमेंट इंडिया डाटा। भारत वर्ष 2022 के लिए डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है, जिसने ट्रांजैक्शन के मूल्य और मात्रा दोनों के मामले में अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है। गवर्नमेंट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माई गवर्नमेंट इंडिया के डाटा से डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप में भारत की प्रमुख स्थिति का पता चलता है, जो देश के मजबूत पेमेंट इकोसिस्टम और डिजिटल मोड्स को व्यापक रूप से अपनाने को दर्शाता है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, इक्विटास होल्डिंग्स टेंडर एनबीएफसी लाइसेंस टू आरबीआई रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड। भारत की एक प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड ने अपनी इच्छा से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस आरबीआई को सौंप दिया है। एज अ रिजल्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इक्विटास होल्डिंग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। यह डिसीजन आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45(I)(6) द्वारा सेंट्रल बैंक को दी गई पावर के तहत किया गया था। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, आरबीआई नोट टू रेगुलेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आरबीआई ने अनाउंस्ड किया है कि
करंट में फाइनेंशियल मार्केट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए अलग से नियम लागू करने की उसकी कोई भी योजना नहीं है। यह बताते हुए कहा है कि सेबी के पास इस मुद्दे को हल करने के लिए पहले से ही उपाय है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फाइनेंशियल एडवाइस डिसएमिनेट करने वाले ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस को रेस्ट्रिक्ट करने के निर्देशों पर विचार कर रहा है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फिनो पेमेंट बैंक पार्टनर विद हबल टू इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट स्पेंडिंग अकाउंट। इसमें फिनो पेमेंट बैंक ने भारत का पहला स्पेंडिंग अकाउंट लॉन्च करने के लिए सिक्वेया कैपिटल बैक्ड फिनटेक हबल के साथ मिलकर अनाउंस किया। यह इनोवेटिव ऑफर कस्टमर को आसानी से अपना धन जमा करने, फूड ऑर्डरिंग, शॉपिंग, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट जैसी वेरियस कैटेगरीज में खरीदारी करने और अकाउंट के माध्यम से किए गए सभी ट्रांजैक्शन पर 10% तक की बचत करने की अनुमति देता है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इंडियन ओवरसीज बैंक इंट्रोड्यूस इनोवेटिव स्कीम अलाउिंग कस्टमर टू यूज़ एनी नेम एज अकाउंट नंबर। इसमें चेन्नई स्थित पब्लिक सेक्टर लेंडर इंडियन ओवरसीज बैंक ने माई अकाउंट माई नेम नामक एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्कीम शुरू की है, जो कस्टमर को अपने सेविंग अकाउंट नंबर के रूप में किसी भी नाम को सिलेक्ट करने में सक्षम बनाती है। यह इनिशिएटिव बैंकिंग इंडस्ट्री में अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है जो व्यक्तियों को पर्सनलाइज्ड अकाउंट नंबर चुनने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सभी ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए किया जा सकता है। इस स्कीम को ऑफिशियली बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने चेन्नई में इंडियन ओवरसीज बैंक सेंट्रल ऑफिस में एक वर्चुअल इवेंट के दौरान लॉन्च किया था। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सबेर बैंक इंट्रोड्यूस इंडिया रुपए अकाउंट फॉर इंडिविजुअल इन रसिया। रसिया के टॉप लेंडर सबेर बैंक ने अनाउंस किया है कि व्यक्ति अब इंडियन रुपीज़ में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बैंक यूएस डॉलर और यूरो पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। सबेर बैंक के 100 मिलियन से अधिक रिटेल क्लाइंट हैं और यह पहले से ही चीन के युआन और यूएई दिरहम में डिपॉजिट ऑफर करता है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूनियन बैंक अनवील्स फॉर न्यू डिपॉजिट ऑप्शन फॉर वुमेन रिटायर्स एंड कोऑपरेटिव्स। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पॉपुलेशन के डिफरेंट सेगमेंट्स अर्थात वुमेन एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल्स, इसमें पेंशनर्स और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए 4 विशेष बैंक अकाउंट शुरू किए गए हैं। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ललोइड्स बैंकिंग ग्रुप इस्टेब्लिश्ड टेक सेंटर इन हैदराबाद, इंडिया। ये न्यूज़ भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुने। यूके में लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में से एक ललोइड बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद में एक टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की अनाउंसमेंट की है। सेंटर का एम ग्रुप की डिजिटल कैपेबिलिटी को बढ़ाना है और यह 2023 के अंत तक चालू हो जाएगा। ललोइड बैंकिंग ग्रुप, जिसमें ललोइड बैंक, हैलिफैक्स और बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जैसे प्रसिद्ध ब्रांड शामिल हैं, इस न्यू वेंचर के लिए 600 प्रोफेशनल को नियुक्त करने का इरादा रखता है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कैनरा बैंक ऑफर्स यूपीआई पेमेंट थ्रू रुपए क्रेडिट कार्ड्स। इसमें कैनरा बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर घोषणा की है कि उसके कस्टमर अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर अपने रुपए क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस जॉइंट इनिशिएटिव का एम कैनरा बैंक के कस्टमर के लिए सेफ, सिक्योर और कन्वीनियंट पेमेंट ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करना है। यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से कस्टमर और मर्चेंट दोनों के लिए नए अवसर खुलते हैं, जिससे क्रेडिट इकोसिस्टम में क्रांति आ जाती है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और ये न्यूज़ भी आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, तो आप इस न्यूज़ को भी ध्यान से सुने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
601st मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। इसमें हमारी इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी की अध्यक्षता में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने द करंट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन के साथ अकम्पेनिंग डिफ़िकल्टी के लिए हैदराबाद में अपनी 601st मीटिंग कंडक्ट की है। आरबीआई द्वारा एक स्टेटमेंट के अनुसार मीटिंग के दौरान बोर्ड ने ग्लोबल एंड डोमेस्टिक सिनेरियो के साथ साथ एसोसिएटेड ऑब्स्टेकल को इवेल्युएट किया, जिसमें इन्फ्लुएंस ऑफ करंट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट को अकाउंट में रखा गया। इसमें एडिशनली बोर्ड ने ऑनगोइंग 2022-23 अकाउंटिंग ईयर के दौरान आरबीआई के अंडरटेकिंग पर विचार किया और अपकमिंग 2023-24 अकाउंटिंग ईयर के लिए बजट को अप्रूव कर दिया गया। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है रजोर पे लॉन्चेस टर्बो यूपीआई फॉर सीमलेस वन स्टेप पेमेंट टू ऑनलाइन मर्चेंट्स। इसमें फिनटेक यूनिकॉर्न रजोर पे ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेटवर्क के लिए एक रिवोल्यूशनरी वन स्टेप पेमेंट सॉल्यूशन टर्बो यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड एक्सिस बैंक के कोलैबोरेशन से रजोर पे का उद्देश्य यूजर के लिए पेमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है, जिससे वे चेकआउट के दौरान थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप पर रीडायरेक्ट किए बिना डायरेक्ट पेमेंट कर सकेंगे। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2022-23 अनाउंस्ड। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट 2022-23 पब्लिश की गई है, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए फिस्कल ईयर के दौरान आरबीआई के ऑपरेशन का ओवरव्यू प्रेजेंट करती है। यह रिपोर्ट धारा 53(2) के प्रावधानों के अनुसार आरबीआई एक्ट 1934 को सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। फिस्कल ईयर 23 में भारत ने एक स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट देखा, जो लगातार ग्रोथ की विशेषता है। पिछले 5 वर्षों में ग्लोबल ग्रोथ में भारत का जो योगदान है वो एवरेज मोर देन 12% रहा है। इसमें जो इंक्रीज है वो 47.06% से इंक्रीज़ हुई है और जो एक्सपेंडिचर है वो 14.05% से इंक्रीज़ हुए हैं और जो सरप्लस पेएबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो 188.43% से इंक्रीज़ हुए हैं। ये आपको डाटा जो है ये याद रखना है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपकी रिवीजन कैसे चल रही है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आरबीआई ने मुंबई के एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इसमें आरबीआई ने मुंबई के कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। कपोल कोऑपरेटिव बैंक के पास ज़रूरी कैपिटल और कमाई के जरिए नहीं होने के कारण आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद कपोल कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग से जुड़ा कारोबार नहीं कर सकता। आरबीआई ने कहा है कि डिपॉजिटर अपना 5 लाख रुपए तक अमाउंट निकाल सकते हैं। 5 लाख रुपए तक की गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन देता है। बैंक की हालात के हिसाब से वह अपने डिपॉजिटर का पूरा पैसा नहीं लौटा पाता, इसके कारण ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने 2 और बैंकों का लाइसेंस कैंसिल किया था। इसमें कर्नाटक का मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक और यूपी का नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन बैंक ने बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल शुरू की है। इसमें भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने अपनी आईबी साथी स्कीम को शुरू किया है। साथी की जो फुल फॉर्म है वो सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन है। आईबी साथी का एम बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से फाइनेंशियल सेक्टर में सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है।
इस पहल की शुरुआत बैंक के एमडी और सीईओ शांतिलाल जैन ने चेन्नई में की है। आईबी साथी पहल के तहत इंडियन बैंक सभी केंद्रों पर प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा, जबकि बिजनेस करेस्पोंडेंट सीधे कस्टमर के दरवाजे पर अपनी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। और इसमें जो मार्च 2024 तक इंडियन बैंक अपनी पहुंच और बढ़ाने के लिए 5,000 बिजनेस करेस्पोंडेंट को तैनात करने का इरादा रखता है। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में की गई थी। 1969 में भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 अप्रैल 2020 को इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक के साथ मर्जर हो गया। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आरबीआई की अपर लेयर लिस्ट में 15 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को मिली जगह। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए अपर लेयर में जगह बनाने वाली 15 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की लिस्ट जारी कर दी है। आरबीआई ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन के तहत इस अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की लिस्ट में 15 कंपनीज को शामिल किया है, जिसमें 15 कंपनीज के नाम कुछ इस तरीके से हैं। इसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस पहले स्थान पर है। LIC हाउसिंग फाइनेंस के जो चेयरमैन है वो श्री सिद्धार्थ मोहांटी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगली जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। दूसरे नंबर पर जो कंपनी है वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड और तीसरे नंबर पर जो कंपनी है वो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। और बाकी कंपनी की लिस्ट के जो नाम है वो आप देख सकते हो। ये जो 15 कंपनीज के जो नाम है ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, आपको इनको ज़रूर याद रखना है। आरबीआई रिलीजेज लिस्ट ऑफ 15 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आरबीआई ने अभी रिसेंटली किन 15 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की लिस्ट को जारी किया है और वह आपसे इनमें से किसी भी कंपनी का नाम पूछ सकता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ इससे आपकी रिवीजन हो चुकी होगी। आप इसे उन सभी के साथ शेयर कर सकते हो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि इससे उन सभी की रिवीजन हो सके। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें। बाकी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इस PDF फाइल को बाय कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।